हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मोया एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। तो भैया हमने शुरू किया है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लाइन सीरीज और आज जो है हम करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो 5 दिन में हमको प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करना है। तो भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले, सेशन शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट अबाउट द नीट एंड एमएससी सीटी एंड ओवरऑल प्रिपरेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल दैट इज बायोकट्टा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज द फोटोसिंथेसिस। हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो है वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट आता है। तो देखो भैया, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किए गए थे वो किए गए थे बाय जोसेफ प्रिस्ले फ्रॉम 1733 टू 1804। क्या करते, इन्होंने क्या किया था कि इन 1770 ही परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो जिसने रिवील किया था कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्ले, एयर, ऑक्सीजन, यू नो दैट जोसेफ प्रिस्ले के बारे में, और इन्होंने जो है वो रोल ऑफ यहाँ पे जो है वो एयर, गुड एयर, बैड एयर इन फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट जो है वो यहाँ पे बताया था। देन जॉन इंगेनहाउस, ठीक है, जॉन मेरी जाने मन, जॉन इंगेनहाउस 1730 टू 1799, और इन्होंने क्या बताया कि भैया सनलाइट जो है वो काफी इसेंशियल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये क्या करती है भैया, बैड एयर को गुड एयर में कन्वर्ट करने का काम होता है। अगर सनलाइट है तो ही ये चेंज होगा, सनलाइट नहीं है तो ये चेंजेस जो है वो नहीं होंगे। सो ये ध्यान में रखो, जॉन इंगेनहाउस, सनलाइट इज नेसेसरी। देन इट वॉज नॉट अंटिल द 1854 जब तक जूलियन वॉन सैक्स ने जो है वो एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया फॉर द ग्लूकोज, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स ग्रोथ। तो भैया जूलियन वॉन सैक्स, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन द प्लांट्स आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, ये सैक्स भाई साहब ने हमको बताया। ठीक है, और वो स्टोर किस फॉर्म में होता है ये भी हमको सैक्स भाई साहब ने बताया कि ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड इन द स्टार्च फॉर्म। ठीक है, ये स्टार्च फॉर्म में जो है मोस्टली स्टोर्ड किया जाता है। देन भैया फिर आए टी.डब्ल्यू. इंगलमन साहब, और इन्होंने जो है किया प्रिज्म, ठीक है, इन्होंने प्रिज्म यूज किया फॉर द स्प्लिट लाइट एक्सपेरिमेंट, एंड इन्होंने जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम दिया सबसे पहले जो है वो फोटोसिंथेसिस का। एंड इन्होंने बोला, ठीक है, ही इल्यूमिनेटेड द ग्रीन अलगा, ठीक है, ग्रीन अलगा को इन्होंने इल्यूमिनेट किया, एंड इन प्रेजेंस ऑफ दैट इज कौन सी अलगा, क्लैडोफोरा। ये एमसीक्यू पॉइंट है, क्लैडोफोरा, ठीक है, कौन सी ग्रीन अलगा, क्लैडोफोरा। एंड वहां पे उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो रखा, एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया, क्लैडोफोरा यूज किया, और ये जो बैक्टीरिया है वो गैदर हुए इन प्रेजेंस इन मोस्टली इन रेड एंड ब्लू लाइट, एंड उनसे उनको पता चला कि भैया वहाँ पे जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो काम करता है, कौन से लाइट में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, कौन सा लाइट में एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है। देन a milestone contribution to the understanding of photosynthesis was made by microbiologist Cornelius Van Niel। ठीक है, कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या किया, कॉर्नेलियस वैन जी ने क्या किया, इन्होंने जो है वो सबसे पहले सिंपल सी चीज है, ही डिमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इसेंशियली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, वॉन नील भाई साहब ने कहा, और उसमें हाइड्रोजन जो है इट इज सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, एंड वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो भैया हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, एंड वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है टू द कार्बोहाइड्रेट्स। किसने बताया, वैन नील जी ने जो है हमें बताया। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी इज आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन सिस्टम जो होती है मोस्टली प्लांट्स में, ये क्या करती है, एटीपी एंड एनएडीपीएच भी जो है वो सिंथेसिस करती है, दैट इज ग्राना मोस्टली। ठीक है, मेम्ब्रेन सिस्टम। एंड देन स्ट्रोमा की अगर हम बात करें तो स्ट्रोमा क्या करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है यहाँ पे करता है और सिंथेसिस ऑफ शुगर करता है। ठीक है, और उसको जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट करके रखने का काम करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन द फार्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली ड्रिवन आर कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है जहां पे एटीपी एंड एनएडीपीएच टू सिंथेसाइज हो रहे हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शंस और वी कॉल्ड इट एज अ लाइट रिएक्शन। ठीक है, एंड ये बाद में प्रूव हुआ कि भैया ये जो है, ठीक है, सो द लैटर इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रोमा में जो रिएक्शन हो रही है, सिंथेसिस ऑफ शुगर, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, एंड स्टोर करना इनको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये जो है ये डार्क रिएक्शन माना गया था, लेकिन ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, बिकॉज देखो इट इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, ये डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं है, डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएचपी जो है ये डार्क रिएक्शन जो है वो डिपेंडेंट है, सो इसलिए उसको जो है वो यहाँ पे जो है वो पहले मतलब ऐसा समझ के कहा गया था कि ये डार्क रिएक्शन है क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, ये जो है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, एंड
यहाँ पे इसको अलग दिखने के लिए, लाइट रिएक्शन से इसको अलग जो है वो यहाँ पे फॉर्म करने के लिए वहां पे डार्क रिएक्शन कहा गया था। सो रिमेंबर दैट, इसको कार्बन रिएक्शन भी कहा जाता है बाय कन्वेंशन, ठीक है। बाय कन्वेंशन इसको जो है वो ये पता चला कि इट इज जो है वो डार्क रिएक्शन, बिकॉज ये अलग है, ठीक है, लाइट रिएक्शन, इसलिए इसको कहा गया था। देन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन फॉर द लीफ पिगमेंट शोज दैट, अब इसके ऊपर आपने देखा होगा क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है, कि लीव्स में जो है एक सिंगल पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है, 4 पिगमेंट मोस्टली यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए दैट इज अ ब्राइट ब्लू ग्रीन इन कलर, ठीक है, ब्राइट ब्लू और ग्रीन इन कलर, मैच द पेयर ऑल एमसीक्यू क्लोरोफिल ए। देन ठीक है, देन क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन, ठीक है, बी येलो ग्रीन है, ज़ैंथोफिल येलो है, कैरोटीनॉइड्स कैसे? येलो टू ऑरेंज, ये मैच द पेयर में आ सकता है। देन पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है, पिगमेंट्स क्या होता है? एक सब्सटेंस है जिसमें एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब लाइट करने की एट अ डिफरेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लोरोफिल ए की बात करूं तो क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट, ठीक है, विद फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, ध्यान में रखना। देन क्लोरोफिल इज अ मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, ठीक है। एंड कहाँ पे होते हैं ये? मोस्टली जो है वो थाइलाकोइड पिगमेंट्स में, मोस्टली थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल इज अ चीफ पिगमेंट, एंड बाकी के जो है दैट इज क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, वी कॉल्ड इट एज अ एसेसरी पिगमेंट, जो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एंड सारी अपनी लाइट जो है वो ट्रांसफर करते हैं टू द क्लोरोफिल ए। सो भैया बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स आर द एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Then they not only enable wider range of wavelength for incoming light, but also जो है वो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। तो ये एसेसरी पिगमेंट्स के दो फंक्शन यहाँ पे हमको जो है वो पता चलते हैं। एक तो इनकमिंग लाइट से जो है ये खुद को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है। एंड सॉरी, इनकमिंग रेज की वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, साथ ही में ये खुद को फोटो ऑक्सीडेशन से भी जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देन अगर मैं बात करूं लाइट रिएक्शन, इसमें लाइट रिएक्शन यहाँ पे देखा जाए तो इसको अपन फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें लाइट के एब्जॉर्प्शन जो है वो किया जाता है मोस्टली। एंड इसमें जो है वो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH भी जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। देन दिस आर द पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, विद फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसमें 2 फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, वी नो दैट PS1 एंड PS2। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो बाइंड होते हैं, ठीक है। सो ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। सिंपल सी चीज है, PS1 PS2 सारे पिगमेंट्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, बस क्लोरोफिल ए जो है वहां पे नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 1 मॉलिक्यूल दैट इज क्लोरोफिल ए। एंड ये सारी बाकी चीजें क्या करते हैं? बाकी के पिगमेंट्स दे फॉर्म अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटीनी। तो भैया देखो, ए को छोड़ दो, बाकी सारे जो पिगमेंट्स है, ठीक है, बाकी सारे पिगमेंट जो है क्या फॉर्म करते हैं? वो LHC फॉर्म करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एंटीनी, ठीक है। देन दिस पिगमेंट्स हेल्प टू मेक अ फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग लाइट। मैं ऑलरेडी देखा है हमने, इसके बारे में ऑलरेडी हमने जो है वो बात की है, ठीक है। देन अ सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स ए रिएक्शन सेंटर। अभी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करता है भैया? वो रिएक्शन सेंटर फॉर्म करने के काम करता है, ठीक है। एंड रिएक्शन सेंटर, ठीक है, द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन द बोथ फोटो सिस्टम। PS1 के लिए, PS2 के लिए रिएक्शन सेंटर जो है वो अलग होता है। PS1 यहाँ पे देखा जाए तो PS1 सेंट्रल क्लोरोफिल हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर। PS1 700 नैनोमीटर, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? P700 कहते हैं। वाइल PS2 एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पीक पे कौन सा करता है? 680 पे करता है, तो PS2 को हम P680 भी कहते हैं। PS1 P700, PS2 P680, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कैसे होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में मोस्टली हम अगर बात करें तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 जो है वो मेन रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे ये क्या करता है? 680 नैनोमीटर पे लाइट जो है वो ऑब्जॉर्व करता है, दैट इज मोस्टली रेड लाइट। एंड उसके चलते क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से जो है वो एक्साइट हो जाते हैं, मतलब एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, वो जो है आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? जंप कर देते हैं आउट ऑफ द शेल, एंड ठीक है, ऑर्बिट से जो है वो जंप कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर पिकअप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड ये जो है फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो साइटोक्रोम से बनी है, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये ट्रैवल करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दैट, ठीक है, यहाँ पे जो एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट जो होती है वो डाउन हिल मूवमेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला हायर टू लोअर पोटेंशियल से ये अरेंज होते हैं, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू देयर रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल जो है ये साइटोक्रोम्स मोस्टली जो है अरेंज होते हैं, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखा होगा। देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का यूटिलाइजेशन होता है, बस उनको पास ऑन किया जाता है, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड लेटर इट विल जो है इसको पास ऑन किया जाता है टू द फोटो सिस्टम 1। PS1 से भी यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, PS1 से भी जो है वहां पे आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, एंड वो भी जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, दैट हैज अ हायर ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल, इसको जो है वो ट्रांसफर किया जाता है एंड अगेन उनमें डाउनहिल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो है फिर पिकअप किए जाते हैं फ्रॉम द ठीक है, ये जो है वो पिकअप किए जाते हैं फ्रॉम द PS1 बाय द NADP प्लस, दैट इज एनर्जी रिच NADP प्लस के जो है वो पिकअप किए जाते हैं एंड फिर ये NADP प्लस जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होता है टू द, ठीक है, NADPH प्लस दैट इज NADPH2 में जो है ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। एंड सो ये जो होल ट्रांसफर होता है फ्रॉम द PS2 से लेके अपहिल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, अपहिल मतलब ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद ये डाउनहिल आता है टुवर्ड्स द PS1, ठीक है, एंड फिर इसका जो है फाइनल जो एक्सेप्ट किया जाता है ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस टू द NADPH2 एंड इसी को अपन क्या कहते हैं, ये ऐसा एक अपहिल डाउनहिल ऐसा एक ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज Z स्कीम, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड एज Z स्कीम, ठीक है। एंड रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अनुसार जो है ऐसा एक शेप बनाते हैं, दैट इज Z शेप बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज Z स्कीम, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिलता है अगर अभी जो PS2 में जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई थी वो फिलअप की जाती है बाय द वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS2, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, इट इज एसोसिएटेड विद द PS2 एंड यहाँ पे ये स्प्लिट होता है इनटू द 2H प्लस O एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्रिएट करने का काम करता है एंड वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस फॉर्म करने का जो है ये फॉर्म करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, ठीक है, सो the electron needed to replace those removed from the photosystem 1 are provided by the photosystem 2 and photosystem 2 के जो यहाँ पे जो है वो रिप्लेस करने हैं, डिविशिएट हुए हैं, वो फिलअप किए जाते हैं बाय द वाटर रिएक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिएक्शन। यहाँ पे कौन से जो है वो एंजाइम्स पार्ट लेते हैं, मैंगनीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम। कल ही हमने मिनरल न्यूट्रिशन में बताया था, मिनरल न्यूट्रिशन के भी NCERT इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने देखा नहीं अब तक तो देख लो जाके, ठीक है, फायदा ही फायदा होगा। देन यहाँ पे साइक्लिक नॉन फोटोसाइक्लिक, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये रिएक्शन कैसी होती है, ठीक है। सो द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स, दैट इज इन मोस्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है एंड वो क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, ठीक है। ATP सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय द सेल्स। द फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर ये लाइट में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसको अपन फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, ठीक है। सो व्हेन टू फोटोसिस्टम वर्क इन सीरीज, दैट इज फर्स्ट PS2 एंड देन PS1, इसको अपन नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं और जिसको हम Z स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। एंड टू फोटोसिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स, यहाँ पे ATP NADPH सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। एंड व्हेन PS1 is functional, electron is circulated within the photosystem and phosphorylation occurs due to cyclic electron, मतलब सिर्फ PS1 पार्ट लेता है, PS1 से इलेक्ट्रॉन जाकर, मतलब अभी ये PS1 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके ये फिर से वापस ऐसे आ रहा है, सो दैट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। while the membrane of the lamellae of the grana have both PS1 and PS2, stroma lamellae lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रोमा लैमेली में PS2 एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, स्ट्रोमा लैमेली में PS2 एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, लेकिन ग्राना लैमेली और लैमेली की बात करूं तो इसमें दोनों फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू द NADP प्लस बट रिसाइकल बैक टू द PS1, कहां पे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। सो हेंस यहाँ पे जो है वो ओनली सिंथेसिस ऑफ ATP होता है। डाउन द ग्रेडियंट जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो Z स्कीम में हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे किस में हो, नॉन साइक्लिक में हो या साइक्लिक में हो, डाउन द ग्रेडियंट जब इलेक्ट्रॉन जाता है थ्रू द, ठीक है, थ्रू द साइटोक्रोम्स, तो वहां पे जो है वो एनर्जी लूज करता है और वो एनर्जी जो है वो ट्रैप की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATPs, ठीक है। तो साइक्लिक में सिर्फ सिंथेसिस होता है ऑफ द ATPs, NADPH2 यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं होता है, ठीक है। एंड बट साइक्लिक होता कब है, जब लाइट की वेवलेंथ जो है वो बियॉन्ड 680 नैनोमीटर हो फॉर द एक्साइटेशन,
बियॉन्ड 680 नैनोमीटर है तभी यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। और नॉन साइक्लिक कब होगा, जब लाइट की वेवलेंथ बियॉन्ड 700 नैनोमीटर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। चल नेक्स्ट केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भैया, ठीक है। अभी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है, हमको मालूम है H+ आयंस एंड O नेगेटिव आयंस में यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो कहां पे होता है ये, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है, इनर साइड ऑफ द, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ध्यान में रखो। सो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है और जो हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, जो वाटर रिएक्शन से प्रोड्यूस हुए वो कहां पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो लूमेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। कहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो लूमेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि वाटर मॉलिक्यूल वाटर स्प्लिटिंग से H+ आयन जो फॉर्म हो रहे हैं वो लूमेन ऑफ द जो है वो यहाँ पे थैलाकॉइड में एक्यूमुलेट होते जा रहे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटोसिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लूमेन में आते जा रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करता है। अभी ये क्यों हो रहा है, बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये इलेक्ट्रॉन को जो है क्या कर रहा है, सिंपल सी चीज है, इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर बट H+ कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर की तरफ जो है यहाँ पे ये मोस्टली ट्रांसफर करता है, दैट्स व्हाई ये हो रहा है। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे, इनर साइड ऑफ द लूमेन में जो है वो ढकेले जाते हैं, मतलब सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन सिस्टम में यहाँ पे जो है प्रोसेस हो रही है पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाउन द ग्रेडियंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे H+ आयन जो है यहाँ पे लूमेन की तरफ जो है वो अंदर की तरफ जा रहे, ढकेले जा रहे, ध्यान में रखो, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो ये ध्यान में रखना। सो अलोंग द इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन PS1, protons are necessary for the reduction of NADP plus NADPH2, so these protons are removed from the stroma, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रोटॉन्स हमको कहां पे लगेंगे, हमको NADPH के रिडक्शन में भी लगेंगे, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन्स वहां चले जाते हैं NADP प्लस के रिडक्शन के लिए, NADPH2 में कन्वर्ट करने के लिए, एंड बाकी प्रोटॉन जो है कहां पे, लूमेन में चले जाते हैं, ठीक है। तो लूमेन में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, ठीक है। सो प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज द नंबर while in the lumen there is accumulation of protons, तो स्ट्रोमा के जो H+ आयन से वो कहां पे चले जाते हैं, NADP रिडक्टेज की तरफ, और बाकी जो है वो लूमेन में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करता है इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये pH भी डिक्रीज करता है, क्योंकि H+ आयंस बढ़ रहे हैं तो pH भी डिक्रीज हो जाएगा लूमेन का, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट जो है वो ब्रोकन डाउन होता है बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ CF0 ऑफ द ATP सिंथेस, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा है, ठीक है, और ये लूमेन है, ठीक है। यहाँ पे H+ आयन से H+ आयन से, ठीक है। यहाँ पे मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, CF0CF1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, CF0CF1 कॉम्प्लेक्स, सिंपल सी चीज है। अब H+ आयंस यहाँ से यहाँ स्ट्रोमा में जाएंगे, और यहाँ पे हर दो H+ आयंस के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक ATP सिंथेसाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम है CF0 में यहाँ पे क्या है, CF0CF1 में यहाँ पे क्या है, ATP सिंथेस नाम का एंजाइम है, ठीक है। तो ये जैसे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे H+ आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, वहां की एनर्जी जो है वो ट्रैप की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ATP सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज CF0 इज एम्बेडेड इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। CF0 कहां पे होता है, एम्बेडेड होता है इनटू द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, एंड CF1 कहां पे होता है, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन करता है ऑफ द प्रोटॉन्स, क्योंकि इस प्रोटीन चैनल के थ्रू कर रहा है, CF0CF1 के चैनल के थ्रू, सो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन कर रहा है, ध्यान में रखो, काफी इंपॉर्टेंट। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड एज CF1 and it protrudes from the outer surface of the thylakoid membrane on the other faces of the stroma, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन जो हो रहा है ग्रेडियंट का, ठीक है, it provides enough energy to cause conformational changes in CF1 particle, CF1 particle में चेंजेस कराता है of the ATP synthase, एंड ये क्या करता है, ATP प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है, वहां पे ATP प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और ये एनर्जी इज यूज्ड टू पंप द प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट ए ग्रेडियंट और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थैलाकॉइड ऑफ द लूमेन, सिंपल सी चीज है। और ये क्या करता है, सिंपल चीज है, ATP सिंथेस हैज चैनल दैट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड ये जो है एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पे एंजाइम भी कौन सा लगता है, दैट कैटलाइजेस फॉर्मेशन ऑफ ATP सिंथेस, ठीक है। ATP सिंथेस जो है वो ATP फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो those plants in which first product of the CO2 fixation is a C3 acid, that is PGA, उसको अपन क्या कहते हैं, we call it as a C3 pathway, और जिसमें होता है oxaloacetic acid फर्स्ट प्रोडक्ट, उसको अपन कहते हैं C4 pathway,
ठीक है। C3 पाथवे को हम कहते हैं कैल्विन साइकिल, क्योंकि कैल्विन नाम के साइंटिस्ट, मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो ऑब्जर्व की थी। यहाँ पे अभी लाइट रिएक्शन खत्म हुआ है, वी स्टार्टेड विद द डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट PGA होता है, 3 कार्बन एसिड वाला प्रोडक्ट होता है, वी कॉल्ड इट एज दैट पाथवे, वी कॉल्ड इट एज C3 पाथवे, जिसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड दैट इज 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है, वी कॉल्ड इट एज C4 पाथवे, ठीक है। तो C3 को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। और ये किसमें होता है, ये ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स वेदर दे आर C3 और C4, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे में होता है भैया, ठीक है, सारे में होता है C3 और C4 यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है। C3 प्लांट हो या C4 हो, कैल्विन साइकिल सब में होगा, ध्यान में रखो, सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा, ठीक है। तो इसमें अभी कौन कौन सी प्रोसेस पाई जाती है, सबसे पहले इसमें होता है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, दैट इज फिक्सेशन ऑफ CO2 into the stable organic intermediate, very important. Carboxylation is the most crucial step, very important MCQ point. Carboxylation is the most crucial step in the Kelvin cycle, जहां पे CO2 को यूटिलाइज किया जाता है by the for the carboxylation of RUBP. फर्स्ट यहाँ पे सबस्ट्रेट जो होता है C3 साइकिल में, दैट इज RUBP, ठीक है। देन दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट इज RUBP कार्बोक्सिलेज, व्हिच इज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। एंजाइम भी कौन सा लगता है, RUBP कार्बोक्सिलेज लगता है, ठीक है। और पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है 3PGA, ठीक है। देन सेकंड रिएक्शन होती है यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है एंड अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे दिस स्टेप, यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2 मॉलिक्यूल्स का ATP यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, इसलिए हम उसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं, ठीक है। एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH का हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है। NADPH का भी हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं, ATP का भी करते हैं, ठीक है। फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड, ठीक है। तो हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं, और इसके लिए जो है हम यहाँ पे ATP एंड NADPH का जो है वो 2 ATP एंड 2 NADPH का जो हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर CO2। एक CO2 के लिए 2 ATP 2 NADPH, ध्यान में रखना, ठीक है। एक CO2 के लिए 2 ATP 2 NADPH रिडक्शन रिएक्शन में। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CAT, तो भैया 6 टर्न्स, 6 बार यहाँ पे टर्न लेना पड़ता है, 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमने लिखा था 2 ATP एंड 2 NADPH, अभी 6 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेगा फिर यहाँ पे 12 ATPs, ठीक है, सिंपल सी चीज है, एंड 12 NADPH लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, फॉर द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दिस पाथ। रिडक्शन के लिए 12 ATP 12 NADPH लगने वाले हैं हमको, तो ध्यान में रखना 6 बार ये पूरी कैल्विन साइकिल होने वाली है। देन लास्ट में रीजनरेशन, यहाँ पे जो है वो CO2 एक्सेप्टर से जो है यहाँ पे RUBP जो है उसका फिर से रीजनरेशन किया जाता है, ठीक है। एंड ये काफी RUBP इज क्रूशियल, क्योंकि अगर RUBP फॉर्म नहीं होगा तो फिर से कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, एंड ये अनइंटरप्टेड जाना चाहिए, सिंपल सी चीज है। एंड ठीक है, इसके लिए भी एक ATP लगता है गाइस, ठीक है। It requires 1 ATP for the phosphorylation to form a RUBP. Hence, for every CO2 molecule, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हमको ATP लग रहे थे, कहाँ पे, इसके पहले वाले रिडक्शन में 1 ATP यहाँ पे लग रहा है। तो मतलब हर केल्विन साइकिल या हर CO2 फिक्सेशन के लिए हमको कितना लग रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। ये 6, मतलब एक ग्लूकोज के लिए कितने लग रहे हैं हमको, 6 CO2 लग रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या लगेंगे यहाँ पे 18 ATP, ठीक है, एंड 12 NADPH। समझ रहे हो कैसे, 2 ATP रिडक्शन में लग रहे हैं हर एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए, और 1 ATP कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे रीजनरेशन में लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें C4 की, तो दिस plants have a C4, that is oxaloacetic acid, as a first CO2 fiction product, and they use C3 pathway or Kelvin cycle as a main biosynthetic pathway. तो C4 प्लांट भी C3 साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड, यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, वेस्कुलर बंडल के पास एक लार्ज सेल का अरेंजमेंट किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बंडल शीट सेल। एंड वो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि वो नेकलेस की तरह लगता है यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज के आजू बाजू। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्रैन्स एनाटॉमी जो है वो कहते हैं, ध्यान में रखो C4 प्लांट्स में, ठीक है। बंडल शीट सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, एंड उसमें क्या होते हैं, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीट्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, थिक वॉल्स होती है जो गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस होती है, ठीक है। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस बंडल शीट सेल्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। पेप यहाँ पे पहला सबस्ट्रेट होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट होता है, तो ध्यान में रखो। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स। पेप जो है कहाँ पे होता है, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज और पेप केस। यहाँ पे CO2 के फिक्सेशन के लिए पेप होता है, जो मेसोफिल सेल में होता है, उसके लिए एंजाइम कौन सा होता है, पेप केस होता है, ठीक है। सो इट इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट मेसोफिल सेल्स यहाँ पे
C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल के पास रूबिस्को नहीं होता, बंडल शीथ सेल के पास होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे C4 दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म होता है मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। ओके, तो मीजोफिल सेल्स में यहाँ पे क्या होता है, पेप होता है, पेप। ठीक है, और यहाँ पे पेप केस होता है, सबसे पहला फिक्सेशन करने वाला, दैट्स व्हाई ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक मैलिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड फॉर्म करते हैं मेसोफिल सेल में, और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनको तो बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बंडल शीथ सेल में क्या होता है, ये C4 एसिड जो है ब्रेक डाउन किए जाते हैं एंड यहाँ पे एक CO2 रिलीज हो जाता है एंड 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाता है। वो 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड यहाँ पे जो है वो वहां पे फिर से जो है वहां पे क्या किया जाता है, वो फिर से जो है मेसोफिल सेल में ढकेला जाता है और फिर से उससे पेप बनता है, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और वो जो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ठीक है, उसको बंडल शीथ सेल में फिक्स किया जाता है और वहां पे क्या होती है, C3 पाथवे होता है, जो ऑल प्लांट्स के लिए जो है वो कॉमन पाथवे है। ठीक है, सो बंडल शीथ सेल्स यहाँ पे जो है वो दे आर रिच इन राइबोलोज बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस दैट इज रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल्स में बंडल शीथ सेल्स में C4 प्लांट्स में रूबिस्को होता है। ठीक है, बट उसमें पेप केस नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स है, इसके ऊपर काफी एड़े मेड़े टेढ़े सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन C4 प्लांट्स कैल्विन पाथवे डज नॉट टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल सेल्स बट ओनली इन द बंडल शीथ सेल्स में होता है। ठीक है, C4 प्लांट में C3 पाथवे बंडल शीथ सेल में होता है। ठीक है, देन फोटो रिस्पर्शन, देखो RUBP के पास एबिलिटी है कि वो CO2 के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है एंड 3PJ मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर उसको कैटेलाइज किया गया बाय द रूबिस्को, बट ये क्या कर सकता है, ये जो है वो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन इसके साथ भी बाइंड हो सकता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो जाएगा तो ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म करता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड ग्लिसरेट, तो जिससे एनर्जी नहीं बनती आगे जाके। ठीक है, जिससे एनर्जी नहीं बनती आगे जाके, तो दैट्स अ वेस्ट प्रोसेस, और उसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ फोटो रेस्पिरेशन। सो रूबिस्को इज अ मोस्ट अबाउंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, मोस्ट अबाउंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके लिए इसके पास एक्टिविटी साइड है फॉर CO2 एंड O2 एज वेल, ऑलरेडी मैंने तुमको बताया। ठीक है, तो इसकी ज्यादा एफिनिटी CO2 की तरफ है। ठीक है, जब CO2 एंड O2 इक्वल अमाउंट में अवेलेबल होंगे तो ये किसके पास जाएगा, CO2 के पास जाएगा, क्योंकि अफेक्शन ज्यादा है, प्यार ज्यादा है CO2 की तरफ। ठीक है, एंड ये बाइंडिंग जो है काफी कम्पिटिटिव होती है, एंड अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, और O2 का कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली बढ़ जाता है, तो रूबिस्को जो है वो O2 के साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला। ठीक है, सो ये 2 मॉलिक्यूल्स वाले PGA में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी बोला मैंने, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, एंड इसी को अपन क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, इन फोटो रेस्पिरेशन देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ATP, ना शुगर फॉर्म हो रहा है ना ATP फॉर्म हो रही है, तो इट इज अ वेरी वेस्ट प्रोसेस। ठीक है, एंड यहाँ पे एनर्जी फालतू में खर्च हो रही है, जो रिसोर्सेस है वो भी यूटिलाइज हो रहे हैं प्लांट के, एंड कोई भी आउटकम नहीं मिल रहा है, सो दैट इज अ वेस्ट प्रोसेस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन इट, लेकिन यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होता है ATP का एंड ना ही NADPH का। ठीक है, सो लेकिन यहाँ पे C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। हमने देखा बंडल शीथ सेल में 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का यहाँ पे वहां पे जो है मेसोफिल सेल में ब्रेकडाउन हो जाता है, मैलिक एसिड एस्पर्टिक एसिड वो 4 कंपाउंड वाले प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, एंड वो आते हैं कहाँ पे, बंडल शीथ सेल में, वो ब्रेकडाउन होता है उनका मैलिक एसिड एस्पर्टिक एसिड का, और उससे एक CO2 बाहर निकलता है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा CO2 से कैल्विन साइकिल हो जाता है, तो बाहर से आना है, यहीं से अंदर से उनको मिल जाता है, तो दैट्स व्हाई C4 प्लांट्स में जो है वो नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, then this takes place when the C4 acid from the mesophyll cell is broken down, ऑलरेडी मैंने तुमको ये सारी चीजें बता दी है। so ensure that रूबिस्को is function as a carboxylase, जो क्या करता है, ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी जो है मिनिमाइज करने का काम करता है, एंड साथ ही में ये एडिशनल टॉलरेंस प्रोवाइड करता है टू द हायर टेम्परेचर। C4 प्लांट हायर टेम्परेचर में सस्टेन करेंगे ज्यादा कंपेयर टू द C3 प्लांट्स। ठीक है, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, प्लांट के इंटरनल फैक्टर की बात करूं तो यहाँ पे नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ठीक है, ये यहाँ पे काम करता है। मेसोफिल्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल यहाँ पे। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे ये जेनेटिक प्लांट्स और द इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट।
जेनेटिक एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है, जेनेटिक कैसे प्लांट बनता है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है इंटरनल फैक्टर, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर, ठीक है। तो इसकी अभी ये सारे फैक्टर एक साथ अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंडेंट होगा, किसके ऊपर उसका रेट बढ़ेगा, किसके ऊपर उसका रेट कम होगा। तो सिंपल सी चीज है, हमारे सामने जो है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए। लड्डू है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, सोन पापड़ी है, काजू कतली है, और इनमें काजू कतली का जो क्वांटिटी वो कम है। तो अगर बाकी के लोग आ जाएंगे तो काजू कतली सबसे पहले खत्म हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे, काजू कतली को देंगे। सिमिलरली अगर एयर, वाटर एंड सनलाइट एक साथ अफेक्ट कर रहे हैं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एक साथ अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के रेट को, तो जो फैक्टर सबसे कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा वही लिमिट करेगा फोटोसिंथेसिस के रेट को, और इसी को अपन कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि ब्लैकमन्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था 1905 में, ठीक है। सो ध्यान में रखना। सो वही यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है वही यहाँ पे इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ और ऑप्टिमल लाइट और CO2 कंडीशंस, प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसिस इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। सो लाइट यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द लाइट की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कैसा है, ठीक है, ये अफेक्ट करेगा, फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। देन देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट्स एट अ लो लाइट इंटेंसिटी। अगर लाइट की इंटेंसिटी लो है तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है, बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस और लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली जो है ये रेट बढ़ता जाएगा लिनियरली, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पे ये कोई भी रेट मतलब ये जो ग्रोथ है लीनियर रिलेशनशिप है, ये अप टू द सर्टेन लिमिट चलता है, अप टू द ऑप्टिमम क्वांटिटी चलता है। उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है कि ये अफेक्ट करना छोड़ देता है और ग्राफ जो है वो ऐसा सीधा चला जाता है, मतलब ग्राफ जो है वो ऐसा बढ़ता जाएगा और फिर ऐसा सीधा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा सीधा हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखो, ग्राफ जो है ऐसा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज बाकी के फैक्टर जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, लिमिटिंग हो जाते हैं, ठीक है। लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट, हेंस except for the plants in the shade and dense forest light is rarely a limiting factor, बहुत rarely limiting factor होता है, ठीक है, क्योंकि 10% ऑफ द सनलाइट में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाता है। इंक्रीजिंग लाइट बियॉन्ड द पॉइंट कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड वहां पे जो है वो जो है फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट जो है कम हो जाता है, तो ज्यादा भी लाइट अच्छी नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में काफी कम है, 0.03 टू 0.04% है ओनली, ठीक है। एंड अगर 0.05% तक वो बढ़ रहा है तो वहां पे इंक्रीज होगा CO2 के फिक्सेशन रेट में, फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद ज्यादा बढ़ गया तो ये डैमेज कर सकता है ओवर द लॉन्गर पीरियड्स, ठीक है। सो C3 एंड C4 प्लांट डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन से। लो लाइट कंडीशन में यहाँ पे कोई भी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता हाई CO2 कंडीशन से, ठीक है। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी का अवेलेबल है, ठीक है, तो ये इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है। C4 प्लांट सैचुरेशन ऑफ द CO2 कितने लेवल पे दिखाता है, 360 माइक्रो लीटर पर लीटर पे दिखाता है यहाँ पे, तो ध्यान में रखो 360 C4 प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड सैचुरेशन सीन ओनली बियॉन्ड द 450 माइक्रोलीटर, ठीक है, 360, ठीक है। तो यहाँ पे C4 प्लांट 360 पे दिखाता है, C3 प्लांट कहाँ पे दिखाता है, 450 पे दिखाता है, तो ये ध्यान में रखो 360 450, ठीक है। C3 प्लांट यहाँ पे बहुत लेट दिखाता है सैचुरेशन लेवल, एंड ये यहाँ पे जो है वो करंट अवेलेबिलिटी ऑफ द CO2 लेवल्स इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट, ठीक है। C3 प्लांट के लिए ज्यादा ये होता है बिकॉज वह C4 प्लांट में खुद का CO2 सिंथेसिस होता है, हमने देखा, ठीक है। So in the fact CO3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to the higher productivity, मतलब जितना ज्यादा CO2 बढ़ेगा उतना C3 प्लांट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू द C4 प्लांट, C3 प्लांट में ज्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट किया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाती है और उसके कारण जो है यहाँ पे टोमेटोज, बेल पेपर जैसे जो C3 प्लांट्स है उसमें प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। टेम्परेचर डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक और टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। एंजाइम जहां पे भी एंजाइम काम करते हैं वहां पे टेम्परेचर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर सेंसिटिव दे आर अफेक्टेड मच लेस रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर एंड दे शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाइल C3 प्लांट जो है वो लोअर टेम्परेचर जो है उसका ऑप्टिमम है, कम रखोगे मीडियम रखोगे तो जितना अच्छा है उनके लिए, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है हैबिटेट के ऊपर कि कौन से हैबिटेट में प्लांट्स आए हैं, ठीक है। सो ट्रॉपिकल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल प्लांट्स में हायर
टेम्परेचर ऑप्टिमम है कंपेयर टू द टेम्परेट क्लाइमेट्स, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो अर्थ के आते हैं प्लांट्स, उसमें एबिलिटी जो है वो टॉलरेट करने की काफी ज्यादा है कंपेयर टू द अदर प्लांट्स। वाटर की बात करें तो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द लाइट रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ वाटर मे बी मोर थ्रू द इफेक्ट ऑन द प्लांट रादर डायरेक्टली ऑन फोटो, मतलब इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, इनडायरेक्टली वाटर अफेक्ट करता है टू द फोटोसिंथेसिस एंड वाटर स्ट्रेस कैन कॉज द स्टोमेटा टू क्लोज, हेंस CO2 की एबिलिटी कम हो जाती है। तो वाटर की स्ट्रेस के चलते स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज होगा तो CO2 नहीं आएगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। साथ ही में ये लीव्स को भी झड़ देता है, लीव्स विल्ट हो जाते हैं, तो भैया क्लोरोप्लास्ट कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ डायग्राम है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों को जोड़ने वाला यहाँ पे देखो स्ट्रोमा लैमेली है, दिस इज अ ग्राना, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रोमा, ठीक है। इसमें ये देखो छोटे छोटे राइबोसोम्स भी है, दिस आर द स्टार्च ग्रैन्यूल, एंड इसमें जो ये बड़े बड़े है, ठीक है, दैट इज अ लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट है चूहे वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मोमबत्ती रखी थी सबसे पहले तो चूहा मर गया था, ठीक है। प्लांट, मीन प्लांट के साथ इसको रखा गया, मीन प्लांट के साथ, तो चूहा जिंदा रह गया, तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये ग्राफ से एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे देखो कौन ज्यादा कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे तो देखो सिंपल चीज है, क्लोरोफिल ए यहाँ पे ज्यादा कर रहा है, 2 पीक दिखाता है ये, ठीक है। क्लोरोफिल बी भी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पे दिखाता है, फिर यहाँ पे लो पीक दिखाता है। एंड कैरोटीनॉइड जो है वैसा 2 V शेप फॉर्म करते हैं, 2 हील जो है वो एक दूसरे के फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म करते हैं। सेम O2 रिलीज का यहाँ पे जो है ग्राफ बन चुका है, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देखो 400 to 500 में यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे भी, एंड फिर 700 नैनोमीटर के आसपास ये मैक्सिमम तुमको दिखेगा। सो दिस आर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये रिएक्शन सेंटर, बाकी सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे, ठीक है। एंड ये ध्यान में रखो, दिस इज द फोटो सिस्टम 1 एंड क्लोरोफिल P78 साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे दिखाएगा, देखो यहाँ से लाइट से फिर से वापस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिटी से, और यहाँ पे ATP प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। दिस इज द जेड स्कीम, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड यहाँ पे देखो NADPH फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही में यहाँ पे देखो H2O 2E + 2H + O नेशन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। देन यहाँ पे कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। साइटोक्रोम B6 P700, ये P680, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन सिस्टम में है, ठीक है। यहाँ पे देखो लूमेन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। प्लास्टोक्यूनिन, यहाँ पे प्लास्टोसियानिन भी दिखाया गया है, एंड यहाँ पे देखो स्ट्रोमा में यहाँ पे जो है वो NADPH फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे यूटिलाइज किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लूमेन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स है, बाहर की तरफ CF1 है, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ, यहाँ पे मेम्ब्रेन में कौन सा है, CF0 है। साथ ही में जब यहाँ से 2H+ आयन जाएंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है, ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो भैया यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। गाइस मेरा खुद का ऐप भी है, दैट इज बायोकट्टा ऐप। अगर आपको MCQs प्रैक्टिस करने होंगे, टेस्ट सीरीज देना होगा, आपको कॉइन्स जीतने होंगे, इंस्टाग्राम में एक फीचर चाहिए, आपको मेंटर बनना है, कॉइन्स रिडीम करके आपको जो है वो टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, 3D नोट्स, स्पेशल नोट्स, तो उसके लिए साइन अप करके साइन इन कर लेना बायोकट्टा ऐप में, बहुत ही बेहतरीन ऐप है, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल जाएगी। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको पसंद आया होगा सेशन, तो अभी के अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द PDFs एंड अपडेट्स अबाउट, कोई भी PDFs वगैरह की चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया, या डॉक्टर शुभम मोरे सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, शुभम मोरे 88, ठीक है, @शुभम मोरे 88 पे यहाँ पे सर्च कर लेना, और वहां पे मुझे कोई भी क्वेरी जो है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मेरा और एक चैनल दैट इज ई कट्टा, तो भैया प्लीज ई कट्टा को भी सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी वहां पे मेरे 100,000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद गाइस, जय हिंद, ठीक है।